तो बेटा आज के टॉपिक में पहले मैं आपको सेंटर मास के बारे में बता दूं। देखो XCM का फॉर्मूला क्या पढ़ा था आप लोगों ने, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यदि 3 मास हो तो प्लस m3x3 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा प्लस m3। 4 हो तो एक और, 5 हो तो एक और, सबका। सिमिलरली YCM m1y1 प्लस m2y2 मैं दो के लिए लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब आपको ये तो बता ही दिया कि 3 है, 4 है, 5 है, तो सिमिलर आ जाएगा। Z सेंटर ऑफ मास, Z कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास m1 z1 प्लस m2 z2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 एंड सो ऑन। वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास सब एक जैसे फॉर्मूले हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। पोजीशन ऑफ सेंटर मास RCM ये हो जाएगा बेटा m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर मास m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। आप लोगों ने बेटा एक चीज नोटिस करी, कुछ में एरो का साइन लगा है, कुछ में नहीं। एक्सेलरेशन वेक्टर है तो सभी एक्सेलरेशन पर एरो का साइन लगा है, वेक्टर का साइन लगा है। पोजीशन वेक्टर है, उन पे एरो लगा है। वेलोसिटी वेक्टर है तो उन पर एरो लगा है। लेकिन ये क्या है, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स वेक्टर नहीं होते। एक्स कोऑर्डिनेट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, वाई कोऑर्डिनेट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उन पर एरो नहीं लगेगा। अब बेटा सेंटर मास के बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो ये तो आपने समझ लिया कि सेंटर मास एक इमेजिनरी पॉइंट है, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था। एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां ये माना जाता है कि सारा मास वहीं रखा है और सारे फोर्स वहीं लग रहे हैं। रियल पॉइंट है या हाइपोथेटिकल पॉइंट है? असलियत में तो होता नहीं। भाई एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं कि ये कार है और ये कार का सेंटर मास है। कार का सारा मास यहां रखा हुआ है। कार पे यहां फोर्स लगाओ वो भी इधर लग रहा है, यहां फोर्स लगाओ वो भी इधर लग रहा है। तो रियलिटी ये थोड़ी है कि कार की बैकलाइट का मास भी यहां है, कार की हेडलाइट का मास भी यहां है, कार के टायर का मास भी यहां है। ये कोई रियलिटी तो है नहीं। ये एक इमेजिनरी पॉइंट है जहां ये माना जाता है कि यहां रखा है। उन्हें निकालने के लिए हमने फॉर्मूले डिराइव करे थे लास्ट टर्म पे, डेरिवेशन पे नहीं जा रहे, तो ये एक हाइपोथेटिकल पॉइंट है। अब अगला पॉइंट आता है सेंटर ऑफ मास होता कहां है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा, भाई जैसे मैं आपको बताऊं कि कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, एक फिगर दे देंगे आपको कोई सी भी और कहेंगे कि लोकेट बताओ सेंटर ऑफ मास कौन से क्वाड्रेंट में होगा। मैं एक बॉडी की शेप बना करके दे रहा हूं, तुमसे कह रहे हैं बेटा सेंटर ऑफ मास कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो अभी मैं प्रूव करूंगा कि सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी पोर्शन के पास होता है। यदि आप देखें कि इस वाली लाइन से इधर कम मास है और उधर ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ होगा। लेकिन ये बात अभी प्रूफ कहां करी मैंने कि सेंटर ऑफ मास भारी के पास होता है। तो 2-3 एग्जांपल से मैं प्रूफ करूंगा कि सेंटर ऑफ मास हमेशा भारी चीज के पास होता है। वो प्रूफ करेंगे बेटा हम 2-3 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से। बेटा सब में कहा गया है लोकेट सेंटर ऑफ मास। ये पहला पार्ट है, ये बेटा 10 kg ये रखा हुआ है बेटा x = 0 पर, और ये रखा हुआ है x = 10 मीटर पर, और मुझसे कह रहे हैं सेंटर मास लोकेट करो। दूसरा मेरे बेटा ये है 10 kg और ये वाला यहां पर है हमारा 40 kg। वही x = 0 पर और x = 10 मीटर पर रखा हुआ है। सेंटर ऑफ मास लोकेट करिए। और तीसरा और आखिरी एग्जांपल जिसके बाद ये बिल्कुल स्टैब्लिश हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास कहां है, ये है 10 kg x = 0 पर, और ये है बेटा 90 kg जो हमारा x = 10 मीटर पर है। अब मैं जरा सेंटर ऑफ मास बना के देखता हूं। ये x = 0, x = 5, x = 10, मिड पॉइंट तो x = 5 होगा। अब जरा सेंटर ऑफ मास निकाल के देखा जाए। देखिए
सबसे पहले इस वाले में XCM लोकेट करूंगा, यानी ड्रॉ करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला है m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 x1 ये 0 था। m1 x1 यानी पहले मास को उसके कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करो, m1 10 किलो और x1 उसका 0। दूसरा m2 x2 मास 10 kg, कोऑर्डिनेट 10 मीटर डिवाइडेड बाय, तो ये m1 x1 का प्रोडक्ट, m2 x2 का प्रोडक्ट, ये दोनों आ गए डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, यानी 10 प्लस 10, m1 भी 10 m2 भी 10, तो ये आएगा बेटा 100 अपॉन 20, यानी कि बेटा 5 मीटर। अब यदि ये x इक्वल टू 0 है, ये x इक्वल टू 10 है, तो 5 इसके बीचों बीच होगा, यानी सेंटर मास की लोकेशन, यदि दोनों मास बिल्कुल बराबर हैं तो सेंटर मास की लोकेशन उनके बिल्कुल मिड पॉइंट पर होगी। अब एक हल्का और एक थोड़ा भारी हो गया। अब यदि एक हल्का और एक भारी हो गया तो देखिए सेंटर मास भारी वाले के नजदीक आ जाएगा। XCM m1 x1 यानी बेटा 10 इंटू 0 प्लस m2 x2, तो मन में अपने हिसाब भी लगाते रहो। मास दूसरा कौन सा है 40 और x कितना है 10 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो वो 10 किलो का और ये 40 किलो का, 10 प्लस 40, तो ये हो जाएगा 400 अपॉन 50, जो बैठेगा 8 मीटर। अब यदि ये x इक्वल टू 5 है, ये x इक्वल टू 10 है, तो 8 यहां कहीं होगा। सही सही तो मैंने नापा नहीं भाई, ये x इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो x इक्वल टू 8 यहां कहीं होगा सेंटर मास। तो तुमने देखा 40 किलो के ज्यादा नजदीक आ गया। और एक और एग्जाम्पल के बाद ये हमेशा को एस्टेब्लिश हो जाएगा कि भाई सेंटर मास कहां होता है। XCM अगले में m1 x1 यानी 0 इंटू 10, 10 किलो का मास और x कोऑर्डिनेट 0, प्लस m2 x2, बताओ क्या लिखूं बेटा? m है 90 और x कितना है 10, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 है 10, m2 है 90, तो ये 900 अपॉन 100, तो ये 9 मीटर आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सेंटर मास और इसके करीब चला गया। जितना भारी होता जा रहा है सेंटर मास उतना उसके नजदीक आता जा रहा है। क्या यह भी हो सकता है सेंटर मास इस बॉडी के अंदर ही घुस जाए? बिल्कुल हो सकता है। अभी आपको एक एग्जांपल और दे दूं, फिर हम इस पे अगले कैटेगरी पर चलेंगे। देखो बेटा, ये है 10 kg। एक चौथा एग्जांपल बढ़ा दिया कि बॉडी के अंदर भी जा सकता है, और ये हमारा है 990 kg। बहुत ज्यादा हैवी कर दिया और रखे कहां है? वही x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 10 मीटर पर। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास क्या होगा बेटा? m1 x1 यानी कि बेटा m1 है 10, x1 है 0, प्लस m2 x2, m2 है 990 और x2 है 10, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, तो ये आ गया 1000, 10 और 990 का सम, तो ये बैठता है 9.9 मीटर। अब जरा रफली देख, ये है 5 मीटर, 6 7 8 9 और 10 सेंटर तक जाता है। हमेशा लाइन सेंटर से शुरू होकर सेंटर पे खत्म होती है। अब यदि जरा मैं पूछूं 9.9 क्या होगा, तो x इक्वल टू 5 6 7 8 9, ये लगभग 9.5 होगा यदि ये 10 है और ये 9 है, तो 9.9 तो यहां पहुंच जाएगा बिल्कुल बॉडी के अंदर। हाँ, जब कोई बॉडी बहुत ज्यादा भारी होती है तो सेंटर मास उसके अंदर भी आ जाता है। जैसे ये है हमारा सन और ये हमारी अर्थ। तुम जानते हो सन और अर्थ का कोई कंपैरिजन ही नहीं है मास के मामले में। सन इज मच 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 हैवियर देन अर्थ। तो यदि हम इन दोनों का सेंटर मास निकालते हैं, वो ऑलमोस्ट यहां कहीं जाता है, बिल्कुल अंदर, बिल्कुल ही अंदर। अब कैलकुलेशन तो हम कर नहीं रहे, बता दिया तुम्हारे को कि सेंटर मास ऐसा नहीं है कि बाहर ही रहेगा। सेंटर मास बिल्कुल सेंटर में, नाम भले ही सेंटर मास है, बिल्कुल सेंटर में तभी होता है जब इधर और इधर बराबर मास हो। तो मैंने जो आपको एग्जाम्पल बताया था वो एग्जाम्पल, अब सोचो कि भाई कैसे मैंने सोचा कि सेंटर मास किस जगह पर होगा। हमेशा भारी वाले के पास होगा। अब यदि मैं एक आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दूं और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये मेरे पास कोई बॉडी रखी हुई है,
मेरे को कोई कैलकुलेशन करने को मना कर दिया, उन्होंने कहा सेंटर ऑफ मास कहां होगा। देख बेटा, यदि मैं इस लाइन को देखूं, इसके इधर और इधर कहां ज्यादा मास लग रहा है? भाई नीचे की साइड तो कम लग रहा है कंपैरेटिवली, और ऊपर की तरफ ज्यादा लग रहा है। तो सेंटर ऑफ मास यानी इस लाइन से ऊपर होगा। तो मतलब इस लाइन के नीचे की थिकनेस और ऊपर की थिकनेस बराबर दिख रही है क्या? किधर ज्यादा है? ऊपर। तो इस वाली लाइन से ऊपर यानी भारी साइड में होगा सेंटर ऑफ मास, चाहे वो इधर हो या इधर हो या इधर हो या इधर, इस वाली लाइन के ऊपर होगा। अब यदि बेटा मैं इस वाली लाइन को देखूं, इसके नीचे कम मास है और ऊपर ज्यादा, या दोनों तरफ बराबर है? यानी सेंटर ऑफ मास इधर नहीं होगा, इधर होगा। एक बात तो क्लियर हो गई कि हमें रफ आइडिया लगाना आ गया। सेंटर ऑफ मास इस वाली लाइन से तो ऊपर की साइड होगा और इस वाली लाइन से इधर की साइड होगा। तो इसका मतलब यहां कहीं पर सेंटर ऑफ मास बैठेगा। बाकी तो कैलकुलेशन करके पता चलेगा, इस वाली लाइन से ऊपर की तरफ और इस वाली लाइन से इधर की तरफ। क्वेश्चन ऐसे में ये नहीं कहते कैलकुलेट करो, वो तुमसे कहते हैं बताओ कौन से क्वाड्रेंट में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ठीक है बेटा, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेंटर ऑफ मास होगा। अब यदि ये सेंटर ऑफ मास के बारे में पता चल गया तो सेंटर ऑफ मास से जुड़ी और बातें सुनिए। जब तक किसी सिस्टम पर बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तब तक उसका सेंटर ऑफ मास रुका है तो रुका ही रहेगा। कैसे? बेटा आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है m dv बाई dt। भाई dv बाई dt इज एक्सेलरेशन। याद करो, अभी 2-3 दिन पहले बताया था एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाई dt। तो फोर्स होता है m dv बाई dt। फोर्स इज m dv बाई dt। अब यदि ये कौन सा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स। याद करो, इंटरनल का तो सम ही 0 था, एक्सटर्नल है। फोर्स इज इक्वल टू m dv बाई dt। और v क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेक्टर फॉर्म में लिख लो। इफ, तसल्ली से थोड़ा धीरे धीरे पढ़ूंगा, नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो m dv बाई dt 0 होगा। मास को नीचे ले जाओ, 0 के नीचे उठा करके फेंक दो तो मास भी खत्म हो गया, तो dv बाई dt 0 होगा। लेकिन हम जानते हैं कि किसी कांस्टेंट का ही डिफरेंशियल 0 होता है। डिफरेंशियल सिर्फ कांस्टेंट का 0 होगा, यानी बेटा वेलोसिटी होगी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। कोई चीज कांस्टेंट है यानी शुरू में और बाद में सेम है। मैं कह रहा हूं मेरा मनी पिछले साल से कांस्टेंट है, यानी जो पिछले साल था वही इस साल है। मैं कह रहा हूं मेरी हाइट पिछले साल से कांस्टेंट है, तो जो इनिशियल थी वही फाइनल है। तो बेटा एक बार फिर से देखो, फोर्स होता है m dv बाई dt। वैसे होता है फोर्स इज इक्वल टू m में। यदि मैं एक स्टेप और लिख दूं तो f इज इक्वल टू m में, और एक्सेलरेशन है dv बाई dt। ये सब सेंटर मास की बात चल रही है। जहां भी मैंने v लिखा है ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है, ये सब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास है। तो फोर्स होता है बेटा m में, a होता है dv बाई dt। यदि फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो ये 0 है तो m dv बाई dt 0 है। m dv बाई dt में m नीचे ले गया 0 के, इसलिए वो खत्म हो गया। तो dv बाई dt 0 है और dv बाई dt 0 है, तो वेलोसिटी हो गई कांस्टेंट। मैं फिर कह रहा हूं यदि डिफरेंशियल किसी को ना आता हो तो मेरे पे ऑलरेडी 3-4 वेक्टर की वीडियोस की प्लेलिस्ट है जिसमें सारा समझ में आ जाएगा A to Z। पॉसिबल ही नहीं है कि समझ में ना आए, फिर भी ना आए तो बेटा मैं बैठा हुआ हूं, मुझे बता देना, संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, लेकिन आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये आ गया। तो वेलोसिटी इनिशियल कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। तो यदि हम बाहर से कोई फोर्स ना लगाएं तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी के बराबर होगी। अब इनिशियल वेलोसिटी ही यदि 0 है यानी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है, तो फाइनल वेलोसिटी ही भी 0 होगी यानी रेस्ट पर ही रहेगा। यदि सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट है तो फाइनली भी सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर रहेगा। यदि हम कोई फोर्स ना लगाएं तो सेंटर ऑफ मास जिस पोजीशन में है उस पोजीशन में रहेगा।
रुका है तो रुका ही रहेगा, चल रहा है तो चलता ही रहेगा अपने ट्रैक पर। तुम कहोगे सर डेरिवेशन सा तो समझ में आ गया, कुछ डेली लाइफ का एग्जाम्पल बताओ। अब मैं एग्जाम्पल और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं बताता हूं। पहले बताओ, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यदि कोई फोर्स ना लगाएं तो सेंटर मास की वेलोसिटी कांस्टेंट, यदि इनिशियल वेलोसिटी 0 तो फाइनल वेलोसिटी भी 0, रुका है तो रुका रहेगा, चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। अब बेटा इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनके यूजेस। एग्जाम्पल, एक बॉम्ब है मेरे पास, बॉम्ब, इस पर न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। दिस बॉम्ब इज एट रेस्ट। अचानक ये दो टुकड़ों में ब्लास्ट हो गया, एक पीस इसका यहां उड़ गया, दूसरा यहां उड़ गया। भाई दो टुकड़े मैं पहले बता रहा हूं, फिर न्यूमेरिकल में कई टुकड़े कर देंगे। थोड़ी देर बाद ये वाला पीस यहां जाके रुका और ये वाला पीस यहां जाके रुका। इस बम के दो टुकड़े हुए, अभी ये भागना शुरू हुआ, ये इंटरमीडिएट पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। हमें लगता है कि भाई बम के दो पीस हो गए और दोनों अलग अलग चले गए, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास यहां था। मुझे बताइए, किसी ने बाहर से फोर्स लगाया है? भाई बाहर से का मतलब है किसी ने लात मार दिया आकर के, दैट इज एक्सटर्नल फोर्स, या अंदर भरे गन पाउडर से ब्लास्ट हुआ है, वो एक्सटर्नल फोर्स है या इंटरनल फोर्स है? गन पाउडर का फोर्स इंटरनल है। तुमने देखा होगा दिवाली वगैरह पे क्रैकर चलाते हैं तो वो गन पाउडर कहां भरा जाता है? इनसाइड। और जब आप ब्लास्ट करते हो तो वो अंदर से फटता है। तो ये इंटरनल फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्स सेंटर ऑफ मास को खिसका नहीं सकते, सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा। तो यदि आप कैलकुलेट करोगे, सेंटर ऑफ मास यहां था, यदि आप इस हिस्से के और इस हिस्से के सेंटर ऑफ मास को निकालोगे तो वो यहीं आएगा, m1 x1। यदि ये m1 है, कोऑर्डिनेट x1 है, ये m2 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 है। यदि आप फॉर्मूला लगाए m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2, तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन यही आएगी जो यहां पर थी। सेंटर मास की लोकेशन बदलेगी नहीं। थोड़ी देर में यहां जाके रुक गए, सेंटर मास की लोकेशन अब भी आएगी यहीं पर। तो इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछा जा सकता है? बेटा सबसे सिंपल न्यूमेरिकल ये पूछा जा सकता है कि तुमसे कहें कि एक 10 किलो का बॉम्ब, सबसे सिंपल, रखा हुआ है, अचानक उसमें ब्लास्ट हो गया, उसमें से 8 केजी का पीस यहां भागा और x = 10 मीटर पर चले गया। दूसरा 2 किलो का पीस कितना दूर चलेगा इस बीच में? ये 2 केजी। भाई जब इसके ब्लास्ट हुए हैं, एक इधर भागा एक इधर भागा, 2 टुकड़े भागे हैं, तो ये अपनी पुरानी पोजीशन से 10 मीटर दूर भाग गया। तो ये कितना दूर भाग गया, ये अपनी जगह से कितना दूर भाग गया, ये बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब मैं इसे, मेरे को पता है बाहर से किसी ने फोर्स लगाया नहीं, और यदि बाहर से कोई फोर्स लगाया नहीं तो सेंटर मास जहां था वही है। थोड़ी देर के लिए एज्यूम कर लो जहां ये बम रखा था x = 0 था, तो हम यहां लिख देंगे, आप लिख लेना घर पर, लेट अस कंसीडर दैट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉम्ब इज एट x = 0। अब यदि मेरे बॉम्ब की इनिशियल पोजीशन x = 0 थी, तो बम यहां रखा था तो उसका सेंटर मास भी यही था, बम का xcm 0 था। भाई जहां बम है वहीं उसका सेंटर होगा। ये तो है नहीं बम यहां रखा है सेंटर दिल्ली में, तो जहां बम है वहीं सेंटर है। तो बम यदि x = 0 पर आपने एज्यूम कर लिया, आप लिखेंगे लेट अस कंसीडर दैट द बॉम्ब वाज इनिशियली एट x = 0। तो यदि ये x = 0 लाइन है, x = 0 लाइन, अब एक हिस्सा यहां भाग गया 10 मीटर दूर, तो इसका कोऑर्डिनेट x = 10 मीटर हो जाएगा, 10 मीटर इधर। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x' वो निकालना है। चलिए शुरू करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला है xcm = m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ठीक है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। वहां से आगे इधर ले आते हैं। तो अब आप मुझे जरा बताने की कोशिश करिए, पहला पार्ट, चाहे इसे m1 कह दो चाहे उसे m1, फर्क क्या पड़ रहा है यार? इतना तो हम पढ़े लिखे हैं, 1 और 2 कुछ नहीं होता। वही वाली बात है, मेरे पे 2 पेन है, मैं कहूं फर्स्ट कौन सा है? अरे भैया किसी भी एक को फर्स्ट ले लो, दूसरा सेकंड हो जाएगा।
तो यहां पर पहला मैं लेता हूं m1 2 kg, इसका कोऑर्डिनेट x पता ही नहीं, x डैश, प्लस दूसरा मास 8 kg, उसका कोऑर्डिनेट x इक्वल टू 10 हो गया बेटा m1 x1 प्लस m2 x2। अब नीचे आएगा m1 प्लस m2, m1 है 2, m2 है 8, ठीक है। ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास, यानी इन दोनों का सेंटर मास। लेकिन इन दोनों का सेंटर मास रूल के हिसाब से वहीं पर होगा जहां पहले था। बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो सेंटर मास वहीं होगा जहां पहले था, लेकिन पहले तो x इक्वल टू 0 पर था सेंटर मास, तो भाई साहब अब भी XCM 0 ही होगा, इट इज इक्वल टू 0। कोई आपसे कहे क्यों 0? भैया पहले भी 0 पे था, अब भी 0 पर है, और यदि पहले भी 0 पे था अब भी 0 पे है, तो इसका मतलब सेंटर मास वहीं पर ही है। अब बेटा इससे ये 2 प्लस 8 हो गया 10, 10 को 0 में मल्टीप्लाई करके तो खत्म, तो 2x डैश इज इक्वल टू माइनस 80 कर लेना है सॉल्व, x डैश इज इक्वल टू माइनस 40 मीटर। आंसर माइनस का मतलब देख, ओरिजिन से राइट साइड में प्लस कोऑर्डिनेट है, माइनस कोऑर्डिनेट का मतलब लेफ्ट साइड, तो यानी ओरिजिन से लेफ्ट साइड गया है, माइनस का मतलब तो ये है, और 40 मीटर का मतलब 40 मीटर दूर गया है। ये 10 मीटर दूर गया, ये 40 मीटर दूर आया, एक गया 10 मीटर, एक आया 40 मीटर। क्यों? क्योंकि ये हल्का था। तुमने देखा होगा बम फटे तो भारी हिस्सा धीरे चलता है, छोटा और हल्के वाला हिस्सा तेजी से भागता है, तो ये भारी हिस्सा था कम दूर गया, और ये लाइटर पार्ट था तो ये ज्यादा दूर भाग गया। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब बजाय इसको रिवाइज करवाने के इसी में ही 2 की बजाय 3 या 4 पीसेस का कर लेते हैं। अभी हम 1 डायमेंशनल कर रहे हैं, फिर 2 डायमेंशनल भी देखेंगे। एक दिन में एटलीस्ट एक कैटेगरी कंप्लीट समझ में आ जानी चाहिए। और मैं बार बार बता रहा हूं, रोटेशन जो है सारा उसका खेल है कंटिन्यूटी का, इसीलिए मैं इसमें रिकॉर्डिंग भी करके भेज रहा हूं कि कंटिन्यूटी ना टूटे। आज जो एब्सेंट हो गया और वीडियो भी नहीं पढ़ी, कहीं ना कहीं उसका उड़ जाएगा दिमाग से। तो अब बेटा मैं अगले एग्जाम्पल पर आ रहा हूं और हेल्प सारे करेंगे अब मिलके। एग्जाम्पल, ये एक बॉम्ब है, फिर से बॉम्ब है 10 kg का, और ये x इक्वल टू 0 पे रखा है। ऑब्वियस सी बात है, बॉम्ब जहां रखा है सेंटर मास भी वही है। अचानक ये ब्लास्ट हो गया, इसके 3 टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा जो 2 kg का है वो x इक्वल टू 10 मीटर पर जाकर के गिरा, दूसरा टुकड़ा जो 3 kg का है वो x इक्वल टू 20 मीटर पर जाके गिरा, तीसरा पीस ऑब्वियस सी बात है जो 5 kg का है वो कहां जाकर के गिरेगा, उसका x कोऑर्डिनेट नहीं पता, कहीं तो गिरेगा। तो जो समझने वाला है वो अब मेरी लॉजिक को समझ चुका। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है, और यदि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो सेंटर मास अपनी लोकेशन नहीं बदलेगा। पहले सेंटर मास कहां था? XCM इज इक्वल टू 0 पर, तो अब भी इन सारे हिस्सों का सेंटर मास यही होगा। कहां था सेंटर मास पहले? x इज इक्वल टू 0 पर, तो ब्लास्ट होने के बाद भी सेंटर मास कहां होगा? x इज इक्वल टू 0 पर। बाहर से कोई फोर्स नहीं होना चाहिए, इंटरनल फोर्स। तो लेकिन सेंटर मास का फॉर्मूला होता है XCM इज इक्वल टू 3 टुकड़े हो गए, इसलिए m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब जरा इसे पुट करवाने में हेल्प करवाओ। आज तुम देख रहे होगे ना कोई हा है ना ही, बेटा ये वाला टॉपिक बहुत दिमाग लगाने वाला है, इसे मजाक से में नहीं कर सकते, सारा सीरियस मैटर है। तो बेटा जरा जल्दी जल्दी बताओ, m1 x1, किसी को भी 1 ले लो, किसी को भी 2, सारे पार्ट आने चाहिए। m1 x1 बोलो क्या हो गया? 3 इंटू 20, बोलते रहना। पहला कितना हो गया m1 x1, दूसरा 2 इंटू 10, प्लस तीसरा बोल दो 5 इंटू एक्स डैश, कुछ भी ले लो, x डैश x1 x3 जो भी ले लो, हमें उससे फर्क नहीं, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, यानी 3 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो गया बेटा? 10। ये है x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास। ये तीनों पीस का सेंटर मास है, लेकिन तीनों पीस का सेंटर मास वही होना चाहिए जो ये सिंगल था उसका सेंटर मास जहां था। बाहर से फोर्स नहीं लगा तो सेंटर मास अपनी जगह से नहीं हिलेगा,
यदि वो x इक्वल टू 0 पे था तो x इक्वल टू 0 पर ही रहेगा। यानी बेटा x ये 0 आएगा। 10 को 0 में मल्टीप्लाई करके तो खत्म कर दो, 60 और 20 प्लस 5x डैश, यही हो गया। तो बेटा 60 20 80 निकाल लेना, तो x डैश कितना हो गया बेटा 80 अपॉन 5, 16 या -16 मीटर। एक बार चेक कर, 60 20 80, इसे उधर ले गए तो -80 और 5 से डिवाइड कर दिया, -80 अपॉन 5, -16 मीटर। माइनस क्या शो कर रहा है, लेफ्ट साइड चला गया और 16 मीटर दूर चला गया। बोलो यहां तक पक्का मालूम? तो मैं लेवल 1 बढ़ा दूं। देख अब तक किसी भी एग्जाम में लॉजिकल की बात कर रहा हूं, लॉजिक से। अच्छा कल को मुझे याद दिला देना कि सर ये जो मेटल शीट के पीसेज होता है, ये पीस है, ये वाला पीस है, इनके सेंटर मास निकालने सिखा दो यूनिफॉर्म प्लेट्स के। आज मैं दूसरी कैटेगरी खत्म कर रहा हूं, तो कहीं मेरे दिमाग से स्किप ना हो जाए कि इसे भी साथ में लेना है। कौन याद दिलाएगा? तुम दिला देना। तो फिलहाल मेरा अगला एग्जाम्पल एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ढंग के स्कूल्स में इसे बहुत बार पूछा गया है और मैं एक बार आप लोगों से पूछूंगा जरूर कि लॉजिकली आप क्या कहते। ध्यान से सुनना। एक रोप है, रस्सी है 10 मीटर हाइट की, ऊपर एक हॉट एयर बैलून है जो अपवर्ड जाना चाहता है और नीचे एक आदमी लटका हुआ है जिसका वेट उसे डाउनवर्ड खींच रहा है। बैलून 50 किलो का है, आदमी जो हमारा है वो हमारा मान लो 150 केजी का आदमी है। ये हवा में रुके हुए हैं, ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे। बेटा हॉट एयर बैलून की टेंडेंसी आपने देखा होगा या टीवी में भी देखा होगा, एडवेंचर स्पोर्ट्स कभी करा भी हो। हॉट एयर बैलून में आदमी बैठ के बकेट में बैठ करके ऊपर घूम के आते हैं। तुमने गया है कोई कभी घूमने? नहीं। हॉट एयर बैलून ये तो टीवी मूवी में तो देखा होगा ऊपर भागता है क्योंकि वो हवा से हल्का होता है और इसीलिए उस पर अपवर्ड फोर्स लगते हैं। गर्म हल्की चीजें ऊपर भागना चाहती हैं तो इस पर एक ऊपर फोर्स लग रहा है अपथ्रस्ट। एक आदमी लटका हुआ है जिस पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। अब यहां दो फोर्स हो गए, गर्म हवा ऊपर जाना चाह रही है, आदमी नीचे, ये दोनों बराबर हैं तो ये लटके हुए हैं, रुका हुआ है, ना ये ऊपर जा पा रहा ना नीचे। जितना फोर्स गर्म हवा ऊपर जाने के लिए लगा रही है उतना ही फोर्स इनके वेट नीचे जाने को लगा रहे हैं और अल्टीमेटली हवा में टंगे हुए हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अब मेरा क्वेश्चन यदि जवाब दे दिया तो बात, इस आदमी के मन में आया कि मैं रस्सी पर चढ़ के ऊपर जाऊं और बैलून को छू लूं, तो बताइए कितना ऊपर चढ़ेगा कि बैलून पर हाथ मार दे, बैलून को छू दे। क्या लगता है आपको? इस आदमी को बैलून को छूना है, रस्सी चढ़नी आती है, चल बहुत से लोग तो चढ़नी नहीं आती, ये रोप क्लाइंबिंग कर लेता है। यदि ये चढ़ने लगे रस्सी पर, मेरा क्वेश्चन सुन ले, पहले 10 मीटर नीचे है, बैलून ऊपर जाना चाह रहा है और सारा वेट नीचे जाना चाह रहा है, दोनों बराबर है, ना ऊपर जा रहा ना नीचे, इक्विलिब्रियम में। इस आदमी की इच्छा क्या है? ऊपर चढ़ के बैलून को पहुंच जाए, बैलून के साथ पहुंच जाए, जहां बैलून है वहीं पहुंच जाए। कितने मीटर ऊपर चढ़ना पड़ेगा? क्या दिमाग कहता है तुम्हारा? 10 मीटर? जो लगता है वो बोल दो, गलत या सही तो 2 मिनट बाद आ जाएगा। तुम्हें क्या लगता है? 10 मीटर चलना पड़ेगा? 10 मीटर से 10 मीटर ही चढ़ेगा तभी बैलून को छुएगा। तुम्हें क्या लग रहा है? 40 मीटर। 40 मीटर। तुम्हें क्या लग रहा है बेटा? आइडिया है? तो गिरने लगेगा, गिरेगा नहीं, ये समझ ले कि कोई ऐसा मैकेनिज्म है गिराएगा नहीं। 10 मीटर, 10 गलत जवाब। इसे चढ़ना पड़ेगा, मैं अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। आप ये देखो, पहले एक बात बताओ, एक पार्टिकल यहां है, एक यहां है, तो उनका सेंटर यहां होगा बशर्ते बराबर मास है। तो एक यहां है, एक यहां है, तो सेंटर मास भारी वाले के पास होगा। लेकिन यदि दोनों पार्टिकल एक ही जगह हैं तो उनका सेंटर तो वही होगा। भाई एक बात बता, दो चीजें एक ही जगह पर रखी भी है तो उनका सेंटर ऐसा तो है नहीं कि पहली बॉडी भी यहां दूसरी भी यहां, सेंटर यहां, नहीं ना। यदि ये सोच के देखना, पहले मैं वो बता रहा हूं जो बच्चे आम बच्चे गलती करते हैं।
वो सोचते हैं कि ये आदमी 10 मीटर ऊपर चढ़ेगा और बैलून के पास पहुंच जाएगा। जब वो आदमी बैलून को छू देगा तो बैलून और मैन की पोजीशन वही एक ही होगी। जिस जगह बैलून उसी जगह मैन, तो इनका सेंटर मास यही हो आ जाएगा। जब आदमी भी यही, बैलून भी यही, तो सेंटर मास यही। जबकि पहले सेंटर मास कहां था? 50 किलो का बैलून, 150 किलो का आदमी, बिल्कुल मिड पे तो हो नहीं सकता क्योंकि बराबर मास होते तो मिड पे होगा। तो सेंटर मास यहां कहीं होगा। पुराना सेंटर मास यहां कहीं था, कैलकुलेट अभी करूंगा। पुराना सेंटर मास ये भारी वाले के नजदीक यहां कहीं था। अब यदि ये आदमी ऊपर चढ़ गया और बैलून की लोकेशन पर पहुंच गया तो नया सेंटर मास यहां पहुंच गया। अब मैंने कहा था यदि बाहर से कोई फोर्स ना लगे, हवा ना चलने लगे, कोई नीचे से पत्थर ना मारने लगे, यदि बाहर से कोई फोर्स ना लगे तो सेंटर मास अपनी जगह नहीं बदलता। यहां तो सेंटर मास की जगह बदल गई। सेंटर मास पहले यहां था, अब वहां पहुंच गया। ये तो मेरा फिजिक्स का रूल ही टूट गया। तो क्वेश्चन ये है फिर क्या होगा मेरे बेटा? जब ये आदमी ऊपर चढ़ेगा तो बैलून भी नीचे आएगा टू कीप द सेंटर ऑफ मास एट देयर ओरिजिनल पोजीशन। पहले ये सारी रफ फिगर से मिटा रहा हूं। आदमी यहां था, बैलून यहां था, सेंटर इधर था। यदि आदमी थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो बैलून इतना नीचे आएगा कि सेंटर वहीं रहे। आदमी और ऊपर जाएगा, बैलून और नीचे आएगा, सेंटर वहीं रहे। और जब आदमी सेंटर पे पहुंचेगा तो बैलून भी सेंटर पे पहुंचेगा। अब तुम बताओ, लास्ट में आदमी भी सेंटर ऑफ मास पर है, बैलून भी सेंटर ऑफ मास पर है, और जब दोनों पॉइंट, दोनों चीजें एक ही जगह पर हैं तो सेंटर मास उसी जगह पर आ जाएगा जहां पहले था। तो पता है क्या होगा? यदि आदमी ऊपर चढ़ेगा तो बस इसे इतना चढ़ना पड़ेगा, और जब ये रस्सी पर ऊपर चढ़ेगा तो बैलून भी नीचे आएगा ऑटोमेटिकली। तो आदमी सेंटर मास तक जाएगा, बैलून सेंटर मास तक आएगा, और आखिरी में दोनों की जो मुलाकात होगी सेंटर ऑफ मास पे होगी। शुरू में चढ़ना शुरू करने से पहले सेंटर मास यहां था। जब ये टच कर देगा तो भी सेंटर मास यही होना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब दोनों वहीं पर मिले। क्लियर हुआ? दोनों वहीं मिले तो बस अब खत्म करते हैं। जैसे जैसे आदमी ऊपर चलेगा बैलून नीचे आएगा, आदमी ऊपर जाएगा बैलून नीचे, और कहां मिलेंगे? सेंटर मास पर। तो कोई पूछे आदमी को कितना ऊपर चढ़ना पड़ा? सेंटर मास तक। तो अब पहले मैं निकाल लूं सेंटर मास है कहां मेरे बेटा। इसे मान लो y = 0, और ये हो गया y = 10 मीटर, क्योंकि 10 मीटर की रस्सी है। अब क्योंकि वर्टिकल है तो y कोऑर्डिनेट ले लिया, तो ये y = 0 एज्यूम कर लो, ये y = 10 है, तो सेंटर मास का कोऑर्डिनेट बताना है ycm। तो ycm = m1y1 + m2y2 अपॉन m1 + m2। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए। m1 y1 150 kg का आदमी और y कोऑर्डिनेट 0, m2 y2 50 kg का पर्सन, y कोऑर्डिनेट 10 अपॉन m1 + m2 150 + 50। तो ये आ जाएगा, ये तो खत्म ही हो गया, 500 अपॉन 200 यानी 2.5 मीटर। तो ये जो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर मास है, यदि ये y = 0 है, ये y = 10 है, तो y0, फिर ये y1, फिर y2 और 2.5, ये कोऑर्डिनेट है y सेंटीमीटर, ycm जो 2.5 मीटर पर है। अब आदमी को कितना चढ़ना पड़ा? खत्म करने की बारी आ गई इस पॉइंट को। आदमी को चढ़ना पड़ा सिर्फ 2.5 मीटर। कितना चढ़ना पड़ा? 2.5 मीटर। क्लियर हो गया? ये आ चुके हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ चुका है। अच्छा, इतना मुश्किल नहीं है कि 11th में ना दिया जाए, बस एक बार लॉजिक ही तो पता होना चाहिए। लॉजिक पता चल गया तो फिर ठीक है, हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन? बिल्कुल पक्की बात, देख झूठ नहीं बोलना, मास्टर से झूठ बोलो तो पाप चढ़ता है बहुत कहने वाला। समझ में आ गया? चलो भाई, तो बेटा ये हुआ हमारा सेंटर मास का। अभी देखो, अब टाइम कम रह गया है। एक क्वेश्चन इसमें 2-3 बता रहा हूं, पहले ही कह के छोड़ रहा हूं। एक बोट पानी में खड़ी है जिसमें एक तरफ वर्मा जी एक तरफ शर्मा जी है।
यदि वर्मश जी शर्मा जी बात करने के लिए नाव के बीच में आ जाए तो नाव कितना खिसकेगी, ये करवाना है कल का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हमें करवाने हैं प्लेट्स के, कि इस प्लेट का सेंटर मास कहां होगा, मैथमेटिकली निकाल के देना। इसके अलावा आज जो बम फटा उसके टुकड़े एक लाइन में उड़े। कल मैं कराऊंगा यदि एक टेबल पर बम फटा और एक हिस्सा यहां गया एक यहां गया तो तीसरा कहां जाएगा, 2 डायमेंशनल। तो कल का दिन भी काफी इंपॉर्टेंट है। पहले 1 मिनट में इसे रोक दूं।